पेशाब में खून आ रहा है। सेहत के पहले सेगमेंट में बताएंगे ऐसा किन वजहों से हो सकता है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए किशनगढ़ स्नो यार्ड की नकली बर्फ आपके लिए खतरनाक कैसे है। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए उन चीजों के नाम जिन्हें खाने पीने से व्रत में कमजोरी नहीं लगती। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। दिल्ली में एक व्यक्ति हैं 48 साल के। पिछले 2 सालों से उन्हें पेशाब में खून आ रहा था, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पेशाब में खून आने के अलावा न तो उन्हें दर्द हो रहा था, न बुखार आ रहा था, न ही वजन कम हो रहा था। वो हर बार दवाई लेते और ठीक हो जाते, लेकिन 2025 के आखिर में उन्हें फिर खून आना शुरू हुआ। साथ में एक दिक्कत और हुई, उन्हें पेशाब आने का एहसास तो होता, लेकिन पेशाब ठीक से नहीं आता, यानी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता। इस बार जब उन्हें टेंशन हुई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता चला कि उनकी दाईं किडनी में बड़ा सा ट्यूमर हो गया है। ये कैंसर का ट्यूमर था। फिर जब तक वो एम्स पहुंचे तब तक कैंसर कई हिस्सों में फैल गया था। अभी कुछ ही हफ्तों पहले उनकी सर्जरी हुई है। अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। पेशाब में खून आने को मेडिकल भाषा में हेमाट्यूरिया कहा जाता है। ये दिक्कत कई लोगों को होती है, पर ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और ये एक बड़ी गलती है। पेशाब में खून कई वजहों से आ सकता है। इनके बारे में आज सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि पेशाब में खून आने के क्या क्या कारण हैं, किन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, पेशाब में खून आने से बचने के लिए लाइफस्टाइल और खान पान में क्या बदलाव करें, और पेशाब में खून आने का इलाज क्या है। सुनिए। पेन के साथ ब्लड आता है या बिना पेन के साथ ब्लड आता है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे यूरिन करते टाइम ब्लड आ रहा है, उसमें पेन हो रहा है, जलन हो रही है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन में स्टोन हो सकता है। अगर पेनलेस हेमेचूरिया होता है तो मोस्ट कॉमन कॉज जाता है किसी भी कैंसर की तरफ। दूसरा, हम इसको डिवाइड करें एज रिलेटेड। अगर यंग एज में ब्लड आता है तो मोस्टली किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, यूरेटर में स्टोन्स हो सकते हैं। अगर आप मिडिल एज हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ ध्यान जाता है। और अगर आप ओल्ड हैं, स्पेशली स्मोकिंग करते हैं या टबैको लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो मोस्ट कॉमन कॉज हमारा कैंसर्स की तरफ जाता है, जिसमें किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। तीसरा, हम डिवाइड करें यूरोलॉजिकल वर्सेस नेफ्रोलॉजिकल कॉजेस। इसका मतलब कुछ कॉजेस जो कि सर्जिकली मैनेज होते हैं, जैसे स्टोन्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, कैंसर्स हो गया। और कुछ होता है आपकी किडनी में बनावट, यानी कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गए, या रेयर कॉजेज में कोएगुलोपैथीज हो गई, तो इसकी वजह से भी आपको हेमेचूरिया हो सकता है। हाँ, जो बहुत सारे पेशेंट्स ध्यान नहीं देते, अगर आप किसी भी तरह का ब्लड थिनर खा रहे हैं, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको किडनी हार्ट में स्टेंट पड़ा है, वो ब्लड थिनर्स खाते हैं और इनसे भी आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो सिंपल सा टेस्ट होता है, यूरिन के टेस्ट हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करना है। और एक बेसिक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड KUB, जिसमें आपकी किडनीज में कोई गांठ तो नहीं है, किडनीज में कोई स्टोन तो नहीं है। फिर किडनी से नीचे नलकी आती है यूरेटर, इसमें कोई स्टोन तो नहीं है। और फाइनली पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कोई स्टोन तो नहीं है, इसमें कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है। और फिर लास्ट में चल के हम देखते हैं प्रोस्टेट, इसका क्या साइज है, क्योंकि कई बार ब्लीडिंग इससे भी हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें स्मोकिंग या टबैको से दूर रहना है। टबैको किसी भी फॉर्म में। हाँ, ये भी एक गलतफहमी है कि डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ स्मोकिंग करता हूँ। और अगर आप पान मसाला खा रहे हैं या किसी भी तरह की खैनी खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, तो ये भी उतना ही हार्मफुल होता है जितना का सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग होता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो टबैको इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। बाकी हेल्दी खाना खाना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल रखना है, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, इसको इग्नोर करते जाते हैं और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं। समस्या क्या क्या बढ़ सकती है? अगर आपको किडनी में कैंसर हो गया है तो अगर आप इसको पहले ही डिटेक्ट करके ट्रीट कर लेंगे तो ट्रीटमेंट ईजी होता है।
अगर ये बढ़ता जाएगा तो किडनी कैंसर्स कई बार इतने बढ़ जाते हैं, ये कहीं बाहर निकल के स्प्रेड भी कर सकते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली जो किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन की प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। टाइम रहते ही इसको अगर हम डायग्नोज कर लें और इसको ट्रीट कर लें तो स्टोन पूरा निकाल के ये ब्लड ठीक हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि किडनी में स्टोन कई बार पेनलेस हो सकते हैं और ये प्रोग्रेस करते हैं। पेशेंट आता है, बोलता है सर मुझे ये 3 सेंटीमीटर का स्टोन हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, और फिर हम टेस्ट कराते हैं, मालूम पड़ता है किडनी खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कभी भी कमर के निचले हिस्से में साइड में पेन हुआ है, नौसिया हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, फीवर हुआ है या पेशाब में जलन हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको स्टोन हो सकता है, और तुरंत ही अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और इसको इवैल्यूएट करिए। अगर आपको भी ये दिक्कत हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें। सिंपल सा यूरिन टेस्ट कराएं, वजह पता करें और उस हिसाब से इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ये नजारा देखिए, लग रहा है जैसे बर्फ गिरी हो। इस जगह को लोग मिनी स्विट्जरलैंड कह रहे हैं। यहाँ वो सेल्फी ले रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। लेकिन ये जो बर्फ जैसा दिख रहा है वो असल में बर्फ नहीं बल्कि कचरा है, मार्बल का कचरा। मार्बल यानी संगमरमर। ये जगह है किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। इसे मूनलैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये बर्फ जैसी दिखने वाली चीज असल में मार्बल स्लरी है। जब मार्बल को काटा और पॉलिश किया जाता है तब उससे एक तरह का कचरा निकलता है। इसे मार्बल स्लरी कहते हैं। ये मार्बल की बहुत बारीक धूल और पानी का मिक्सचर होता है। जब ये स्लरी सूख जाती है तो सफेद पाउडर जैसे ढेर में बदल जाती है, जो दूर से देखने पर बिल्कुल बर्फ जैसी लगती है। लेकिन इस मार्बल स्लरी में रेस्पिरेबल क्रिस्टलाइन सिलिका हो सकती है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। रेस्पिरेबल क्रिस्टलाइन सिलिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 कार्सिनोजन माना है, यानी पक्के सबूत हैं कि ये इंसानों में कैंसर कर सकता है। पर रेस्पिरेबल क्रिस्टलाइन सिलिका है क्या? इससे शरीर को क्या दिक्कत हो सकती है? किन लोगों को ज्यादा खतरा है? ये हमने पूछा पारस हेल्थ उदयपुर के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर मानसी वदगामा से। डॉक्टर मानसी बताती हैं कि रेस्पिरेबल क्रिस्टलाइन सिलिका बारीक धूल के कण हैं, जो पत्थर जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की कटाई, घिसाई या पॉलिशिंग के दौरान बनते हैं। रेस्पिरेबल यानी ये इतने छोटे कण हैं कि सांस के जरिए सीधे फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये कण इतने महीन होते हैं कि शरीर इन्हें आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे ये फेफड़ों में जमा होकर सूजन और परमानेंट डैमेज करते हैं। लंबे समय तक एक्सपोजर होने पर ये गंभीर और कभी कभी जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। इनसे सिलिकोसिस हो सकता है, जो फेफड़ों की लाइलाज बीमारी है। फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD और किडनी की बीमारियां भी हो सकती है। रेस्पिरेबल क्रिस्टलाइन सिलिका के संपर्क में रहने से लगातार खांसी, सांस फूलने, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। लंबे समय में फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। कई बार शुरुआती स्टेज में लक्षण बहुत हल्के या न के बराबर होते हैं, इसीलिए खतरा अनदेखा रह जाता है। रेस्पिरेबल क्रिस्टलाइन सिलिका से बीमार पड़ने का रिस्क उन लोगों को ज्यादा है जो मार्बल इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्टोन कटिंग या पॉलिशिंग करते हैं, जो बार बार या लंबे समय तक ऐसे डंपिंग यार्ड में जाते हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी है, जो बिना मास्क के अक्सर वहां फोटो खींचने या रील्स बनाने जाते हैं। वैसे तो इस जगह पर जाना अवॉइड करें, लेकिन अगर जा ही रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे N95 या उससे बेहतर क्वालिटी का मास्क लगाएं। धूल उड़ने वाले एरिया में ज्यादा देर न रुकें। हवा तेज हो तो वहां जाने से बचें। बच्चों को साथ न ले जाएं। आंखों की सेफ्टी के लिए चश्मा पहने। जिन लोगों को दमा या COPD है, सांस की दिक्कत है, वो यहाँ कतई न जाएं। डंपिंग यार्ड से आने के बाद नहाएं और कपड़े धो लें। अगर सांस या खांसी की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। देखिए, किशनगढ़ का स्नो यार्ड दिखने में भले खूबसूरत हो, लेकिन ये असल में इंडस्ट्रियल वेस्ट है और इसमें मौजूद सिलिका डस्ट सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसीलिए यहाँ जाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप।
नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, बहुत लोग व्रत भी रख रहे होंगे। अब 2-4 दिन व्रत रखने के बाद कई लोगों को थकान लगने लगती है, वो बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए अपने खाने में कुछ खास चीजें शामिल करना जरूरी है। नवरात्र में खाने पीने की कौन सी चीजें आपको एनर्जी देंगी, ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में वेट मैनेजमेंट एंड डाइट थेरेपी की विजिटिंग कंसल्टेंट अनुजा गौर से। अनुजा बताती हैं कि व्रत में केला, सेब और पपीता जैसे फल खाने चाहिए। ये तुरंत एनर्जी देते हैं, शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और जरूरी विटामिन की कमी भी नहीं होने देते हैं। आप सुबह या दोपहर में 1-2 कटोरी मिक्स फ्रूट खा सकते हैं, चाहे तो फ्रूट स्मूदी बना सकते हैं। व्रत में मखाना खाना भी अच्छा ऑप्शन है। मखाने हल्के होते हैं लेकिन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से पेट देर तक भरा रहता है, शरीर को एनर्जी भी मिलती है। आप भूख लगने पर या शाम को मुट्ठी भर मखाना खा सकते हैं। मखाना फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं। व्रत में दही बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये शरीर को ठंडक देता है, पाचन बेहतर बनाता है और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप दिन में 1 कटोरी दही खा सकते हैं, इसे दोपहर के खाने में या फलों के साथ ले सकते हैं। दही का रायता भी बना सकते हैं। व्रत में आप साबूदाना खा सकते हैं। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो जल्दी पचता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। इसे खाने से थकान कम होती है। आप चाहे तो कुट्टू का आटा और राजगिरा खा सकते हैं। ये मिनरल्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं और शरीर को लंबे वक्त तक एनर्जी देते हैं। आप इन्हें लंच या डिनर में खा सकते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, क्या पी रहे हैं ये ध्यान रखना भी जरूरी है। गर्मियां आ गई हैं, इसीलिए व्रत में नारियल पानी पीना आपके लिए अच्छा रहेगा। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह के मिनरल्स होते हैं। इनकी कमी से थकान, सुस्ती और चक्कर आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। आप सुबह खाली पेट या दोपहर में 1-2 ग्लास नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा रोज 2 से 3 लीटर पानी पिए। बहुत ज्यादा तला भुना खाने से बचें। छोटे छोटे गैप में खाएं ताकि एनर्जी मिलती रहे। व्रत के दौरान सिर्फ आलू पर निर्भर न रहें। शकरकंद, लौकी और पालक जैसी सब्जियां खाएं। इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।